गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बलबन के उत्तराधिकारियों या दूसरे शब्दों में हम कहें गुलाम वंश के अंतिम सुल्तानों के बारे में चर्चा करेंगे। इनमें प्रमुख है कैकुबाद और क्यूमर्स। जैसा हम सभी जानते हैं बलबन की 80 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी और जिस समय बलबन जीवित था उसी समय उसने अपने बड़े पुत्र कै खुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन अमीरों के षड्यंत्र के कारण उसके स्थान पर कैकुबाद को सुल्तान बनाया गया। जिस समय आप देखिए कैकुबाद सुल्तान बना उसकी आयु बहुत कम थी, मात्र 17-18 वर्ष की आयु थी और ये बहुत ही सुंदर और स्वस्थ युवक था। इसे किसी प्रकार की सुल्तानों या राजवंशीय परिवारों के बच्चों को जो गंदी आदतें होती थी जैसे सुरा और सुंदरी का प्रयोग, ऐसी कोई आदत इसमें नहीं थी। लेकिन इसी समय आप देखिएगा क्योंकि ये अल्पवयस्क था कैकुबाद और अमीर जो थे वो इसे पूरी तरह से गलत आदतों के शिकंजे में डालना चाहते थे। तो आप देखिए दिल्ली का बूढ़ा कोतवाल था फखरुद्दीन, उसके सुल्तान निजामुद्दीन के द्वारा सर्वप्रथम आप देखिए कैकुबाद को बिगाड़ते हुए उसे सुरा और सुंदरी में पूरी तरह से डुबो दिया। अब इस सबके पीछे निश्चित रूप से यदि किसी सुल्तान को इस तरह की गंदी लतें लगाने का कारण क्या रहा होगा कि निजामुद्दीन स्वयं सुल्तान बनने की महत्वाकांक्षा रखता होगा। निश्चित रूप से उसका ये उद्देश्य तभी पूरा हो सकता था जब सुल्तान कैकुबाद अपने राज कार्यों से विमुख हो जाए, तो उसने इसी उद्देश्य से उसे सुरा और सुंदरी में डुबो दिया और शासन की जितनी सारी शक्तियां थी वो अपने हाथों में उसने केंद्रित कर ली। अब जब उसे शक्तियां प्राप्त हो गईं तो उसकी महत्वाकांक्षाएं और बढ़ने लगी और वह सुल्तान बनने का ख्वाब देखने लगा। अब जब इसकी सूचना उसके पिता बुगरा खां को मिली तो बुगरा खां ने अपने पुत्र को समझाने के उद्देश्य से उससे भेंट की और यह कोशिश की कि उसे निजामुद्दीन से दूर रखा जाए। सुल्तान द्वारा अब निजामुद्दीन के स्थान पर जलालुद्दीन खलजी को, जो इस समय मंगोलों के आक्रमण के विरुद्ध सीमांत पर नियुक्त था, उसे बुला करके उसे महत्वपूर्ण आरिज़े मुमालिक का पद प्रदान किया, क्योंकि निजामुद्दीन को हटाने या निजामुद्दीन से दूर रहने का कैकुबाद को जो परामर्श दिया था वो उसके पिता के द्वारा दिया गया था। इसलिए उसने उसे हटा दिया और जलालुद्दीन खलजी को आरिज़े मुमालिक कौन होता है? जो सेना का निरीक्षक होता है उसे आरिज़े मुमालिक कहा जाता है। इतना ही नहीं, सुल्तान कैकुबाद के द्वारा जलालुद्दीन की योग्यता से प्रसन्न होकर उसे शाइस्ता खां की उपाधि भी प्रदान की। अब आप देखिए यद्यपि सुल्तान कैकुबाद के द्वारा निजामुद्दीन को पद से हटा दिया गया था और जलालुद्दीन को बुला करके उसे आरिज़े मुमालिक का पद और शाइस्ता खां की उपाधि दी गई थी और षड्यंत्रकारी अमीरों से अपने पिता की सलाह के अनुसार उसने दूर रहना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन दुर्भाग्य क्या था कि अपनी गलत आदतों को वह छुड़ाने में सफल नहीं रहा। इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ा? कैकुबाद को अत्यधिक मदिरापान करने के कारण उसको लकवा हो गया। उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ गया और लकवा हो जाने के कारण, क्योंकि सुल्तान के पद के लिए अब वह शारीरिक दृष्टि से अयोग्य हो गया, इसलिए उसके अल्पवयस्क पुत्र क्यूमर्स को सुल्तान बनाया गया। यानी कैकुबाद के बाद क्यूमर्स सुल्तान बना। फिर आप देखिएगा क्योंकि वह अल्पवयस्क था, इसी कारण से उसकी जो शासन की शक्तियां थीं वो तुर्क अमीरों के हाथ में रहीं और अपनी शक्तियों को ठीक प्रकार से वो कभी प्रयोग नहीं कर पाया। कुछ समय बाद ही कैकुबाद को लाते मार मार करके मार दिया गया और क्यूमर्स को अंत में कैद में डाल दिया गया। अब इन सब के पीछे जो घटनाक्रम हुआ, हम खलजियों के बारे में
पढ़ चुके हैं पहले भी राजस्थान हिस्ट्री में। आप जलालुद्दीन खिलजी और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी भी पढ़ चुके हैं। यहाँ आप देखिएगा जब इस गुलाम वंश का अंत हुआ, लगभग आप देखिएगा जो 90 वर्ष का शासन इनके द्वारा इलबरी तुर्कों के द्वारा किया गया था उसका अंत हो गया। अब इसके बाद हुई खलजी क्रांति। अब ये खलजी क्रांति के क्या कारण थे? पहला देखिएगा तुर्की सरदारों की सैनिक कमजोरी। तुर्की सरदारों की सैनिक कमजोरी कहाँ नजर आई? यदि तुर्की सरदार आपस में संघर्षरत नहीं रहते तो निश्चित रूप से उनकी सैनिक शक्ति संगठित रहती, चूंकि उनमें एकता का अभाव आ गया और उसी एकता के अभाव के कारण तुर्की सरदार जो थे वो धीरे धीरे अपनी सैन्य कमजोरी को प्रकट करने लगे, जिसका लाभ खलजियों ने उठाया। दूसरा पॉइंट के रूप में आप देखिए तुर्की सरदारों में श्रेष्ठता का दम। जब व्यक्ति में अहंकार उत्पन्न हो जाता है तो उसकी वास्तविक शक्तियों का लोप होने लगता है। यहाँ आप देखिएगा तुर्की सरदार जो थे वो इस बात का उन्हें अहम हो गया था कि अन्य कोई भी अफगान हो या अन्य किसी भी जाति का व्यक्ति हो वो सैन्य दृष्टि से उनकी तुलना में काफी हीन है, और यही कारण है कि वे खलजियों को भी अपने से हीन समझते थे और इसी श्रेष्ठता के दंभ या अहंकार के कारण उन्हें खलजियों से परास्त होना पड़ा। अगले पॉइंट के रूप में आप खलजी सरदारों की मंगोलों के आक्रमणों के विरुद्ध सफलता। चूंकि बाद के गुलाम वंश के सुल्तानों द्वारा जलालुद्दीन खलजी को मंगोल आक्रमणों के विरुद्ध नियुक्त किया गया था सीमांत क्षेत्रों में, और जलालुद्दीन खिलजी ने अपने महत्वपूर्ण सरदारों के साथ मंगोलों के आक्रमण को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। अब जब खलजी सरदारों द्वारा मंगोलों को परास्त किया गया तो निश्चित रूप से उनका विजय अभियान था, उस विजय अभियान ने उनकी महत्ता में वृद्धि कर दी। फिर इसके बाद आप देखिएगा युवा खलजियों की महत्वाकांक्षाएं। यद्यपि आप देखिए खलजी सरदारों के द्वारा मंगोलों को परास्त कर दिया गया था, लेकिन इस अभियान में, मंगोलों के विरुद्ध अभियान में कई महत्वपूर्ण खलजी सरदारों को कई खलजी सरदार मृत्यु को प्राप्त हुए थे। अब जो युवा खलजी थे वो इस बात के लिए महत्वाकांक्षी हुए जा रहे थे कि अब उन्हें संगठित होकर के उनके साथियों की जो हानि हुई है उस हानियों की पूर्ति करनी है और उन्हें उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त करने हैं। और इन युवा खलजियों की इसी महत्वाकांक्षा ने उन्हें प्रशासन की ओर उन्मुख किया और वे महत्वपूर्ण पद प्राप्त करने की लालसा रखने लगे। अगले पॉइंट के रूप में आप देखिएगा तुर्की सरदारों का खलजियों के विरुद्ध दुर्व्यवहार। अब इस दुर्व्यवहार को हम किस रूप में देखते हैं कि जो तुर्की अमीर थे उन्होंने लंबे समय तक शासन किया था, और जैसा भी ये पॉइंट मैंने आपको दूसरा बताया था कि तुर्की सरदारों में श्रेष्ठता का दंभ था या अहंकार था, और इसीलिए वह खलजी सरदारों के विरुद्ध बड़ा दुर्व्यवहार करते थे, उन्हें अपने से काफी हीन समझते थे। और यही कारण है कि जब खलजी सरदारों को मंगोलों के विरुद्ध सफलताएं प्राप्त हुई तो उनके साहस में वृद्धि हुई, और जब तुर्की सरदारों के द्वारा उनके विरुद्ध दुर्व्यवहार किया जाने लगा तो उन्होंने इस बात को ठाना कि जल्द ही वे उच्च प्रशासनिक पद भी प्राप्त करेंगे और संभवतः सुल्तान के पद की जो दावेदारी है उसके लिए भी उन्होंने प्रयास करने प्रारंभ कर दिए। यदि तुर्की सरदार उनके विरुद्ध सद्व्यवहार करते तो शायद खलजी तुर्कियों को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करते, न कि उनके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचते या उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करते। अगला पॉइंट उत्तराधिकार का अनिश्चित नियम। दुर्भाग्य ये था कि खलजी क्रांति होने के लिए महत्वपूर्ण बात के रूप में यदि हम देखें तो इस्लाम वंशानुगत उत्तराधिकार का समर्थन नहीं करता। ये बातें हमने यदि हम राजपूताना के इतिहास में देखें
तो उत्तराधिकार का निश्चित नियम था कि ज्येष्ठ पुत्र को ही उत्तराधिकारी बनाया जाता था। लेकिन वहीं यदि हम इस्लाम में देखें तो वहां पर तलवार के बल पर उत्तराधिकार प्राप्त करने की परंपरा चली आ रही थी, और इसी परंपरा के कारण इन तुर्कों में भी उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था। ये लोग योग्यता और शक्ति में विश्वास करते थे, और इसी आधार पर 90 साल तक इन इल्बरी तुर्कों ने यहाँ पर अपना शासन स्थापित कर अपनी जड़ों को मजबूत किया था। फिर अगले पॉइंट के रूप में मंगोल संकट हम बलबन के समय में भी देख चुके हैं। बलबन यद्यपि एक योग्य सुल्तान था, लेकिन अपने पूरे शासन काल में उसे निरंतर मंगोल संकट का सामना करना पड़ा। यदि आपको याद हो, मंगोल आक्रमणों के कारण बलबन ने अपने साम्राज्य विस्तार की नीति का भी परित्याग किया था, ताकि वह सदैव राजधानी में रह सके। और यदि मंगोल आगे बढ़कर के राजधानी पर अटैक करते हैं, उस कंडीशन में बलबन उस अटैक या उस आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब दे सके। तो बलबन तक मंगोल आक्रमण जो थे वो काफी हद तक नियंत्रित रहे, लेकिन उसके अयोग्य उत्तराधिकारियों के समय में मंगोल संकट भी निरंतर बढ़ रहा था। फिर क्यूमर्स जो सुल्तान बना, या अंतिम जो दास वंश या गुलाम वंश का सुल्तान था क्यूमर्स, वो अल्पवयस्क था, और यही कारण है कि उसकी आयु कम होने के कारण ना तो उसे प्रशासनिक अनुभव थे, ना ही उसे कोई सैन्य शक्ति प्राप्त थी, और इन योग्यताओं के अभाव में उसे अपने विद्रोही तुर्कों पर नियंत्रण रखना भी संभव नहीं हो पा रहा था। अब ये जो परिस्थिति थी, ये सारी परिस्थितियां खलजी सरदारों के लिए निश्चित रूप से प्लस पॉइंट थी, और इन कमजोरियों का लाभ उठा करके उन्होंने सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र कर स्वयं सत्ता पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। इस प्रकार 90 वर्षों के इल्बरी तुर्कों के शासन के बाद जो नवीन राजवंश स्थापित हुआ, उस नवीन राजवंश की स्थापना को ही हम खलजी क्रांति के रूप में ले सकते हैं। अब ये जो खलजी क्रांति हुई, इसके परिणाम क्या निकले? जिस तरह से आप देखिएगा, इसके कारण महत्वपूर्ण थे, इसके परिणाम भी अत्यधिक महत्वपूर्ण रहे। सबसे पहला इसका परिणाम निकला, 90 वर्षों के प्रभुत्व के बाद इल्बरी तुर्कों के शासन का अंत हो गया। 90 साल काफी लॉन्ग ड्यूरेशन होती है, और इस लॉन्ग ड्यूरेशन में सत्ता बनाए रखने के बाद अपने कमजोर उत्तराधिकारियों के कारण और अपने तुर्क सरदारों के षड्यंत्रों के कारण सत्ता की अयोग्यता ने इल्बरी तुर्कों के शासन का अंत कर दिया। दूसरा पॉइंट, नवीन राजवंश का उदय। नवीन राजवंश कौन सा था? खलजी, क्योंकि गुलाम वंश और दास वंश के बाद दिल्ली में जिस वंश की स्थापना हुई, उस वंश को खलजी राजवंश या खलजी वंश के नाम से जाना जाता है। तो निश्चित रूप से 90 साल के बाद सल्तनत में एक नवीन राजवंश का उदय हुआ। फिर आप देखिए अगले पॉइंट के रूप में, कला और साहित्य के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई, क्योंकि इल्बरी तुर्कों द्वारा कला और साहित्य को प्रोत्साहित नहीं किया गया था। वहीं खलजी राजवंश के सुल्तानों ने कला और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और निरंतर उसको प्रोत्साहन देते रहे। फिर शासन व्यवस्था में सुधार। यदि हम बलबन के शासन को छोड़ दें तो शेष, इल्तुतमिश और बलबन, इन दोनों के अलावा जो दास वंश के अन्य सुल्तान रहे हैं, उन्होंने शासन व्यवस्था के सुधार में विशेष ध्यान नहीं दिया। स्पेशली आप देखिएगा, हम ये देखते हैं कि इन दोनों को छोड़ करके शेष जो सुल्तान रहे, उनमें योग्यता का अभाव था, और यही कारण है कि उन्होंने शासन व्यवस्था को सुधारने के कोई प्रयास नहीं किए थे। जबकि
खलजी सुल्तानों के द्वारा अपनी शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के पर्याप्त प्रयास किए गए और विभिन्न विभागों में परिवर्तन भी किए गए। परिणाम के रूप में अगला पॉइंट हम देखते हैं मंगोलों की पराजय। यदि हम बलबन का शासनकाल लें, बलबन के शासनकाल में मंगोलों के निरंतर आक्रमण रहे। इससे पूर्व में आप देखिएगा इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान ने कूटनीति का परिचय देते हुए मंगोलों को राजधानी से दूर रखने का प्रयास किया और उसमें सफलता भी प्राप्त हुई। बलबन के द्वारा मंगोलों को रोकने के लिए सीमांत सुरक्षा के प्रयास किए गए, लेकिन बलबन के उत्तराधिकारियों द्वारा मंगोलों को किसी प्रकार से रोकने के कोई प्रयास नहीं किए गए थे। इसलिए मंगोल निरंतर आक्रमण किए जा रहे थे। बाद में आप देखिएगा जलालुद्दीन खलजी द्वारा ही अपने सैनिकों के साथ मंगोलों को परास्त किया गया और यह मंगोलों की पराजय जो थी वो खलजियों के शौर्य में वृद्धि करने के लिए पर्याप्त थी और इससे खलजियों के शौर्य में काफ़ी वृद्धि हुई और लोगों में उसका विश्वास जो था वह भी काफ़ी बढ़ गया था। तो मंगोल आक्रमण जो निरंतरता से हो रहे थे उसमें कुछ समय के लिए निश्चित रूप से अवरोध उत्पन्न हो गया था। इस प्रकार से खलजी क्रांति हुई और खलजी क्रांति के ये महत्वपूर्ण परिणाम निकले। इसके संबंध में आप देखिए प्रसिद्ध इतिहासकार हैं डॉक्टर लाल, उन्होंने लिखा है अब तक और बिल्कुल आकस्मिक वंशीय क्रांतियों ने किसी भी वंश के लिए उसकी सारी सद्भावनाएं समाप्त कर दी थी। अब ये कुछ आप देखिएगा छोटे क्वेश्चन के रूप में मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि खलजी क्रांति को आप थोड़ा अच्छे से और तैयार कर लें इन पॉइंट्स के आधार पर और अच्छे से पढ़ाई करें, तैयारी करें अपने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास को मैं यहीं पूर्ण करती हूँ। धन्यवाद। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।